गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम न्यूटन के थर्ड लॉज के साथ आ चुके हैं। तो लेट्स बिगिन। तो पहला लॉ बोलता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपाइल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। इसमें बेसिकली ये बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर ये पेन रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी जब तक मैं इस पर कोई फोर्स ना लगाऊं। वैसे ही अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, बॉल हो गई, बॉल को हमने फेंका तो वो जब कब तक मूव होती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। बॉल जाके कहाँ पे रुकेगी? जब उसके आगे कोई पत्थर आ जाएगा या फिर समथिंग एक्सेट्रा वगैरह आ जाएगा। ओके, तब जाके वो बॉल वहाँ पे रुकेगी, मतलब उस पर वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ। तो फर्स्ट लॉ दिस स्टेट करता है, और फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इफ़ अ ऑब्जेक्ट इज इट at rest, if it tends to be at rest, if it's moving it tends to keep moving। मैंने जैसा बताया, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे। अगर आपको एग्जाम्स में आएंगे तो लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे। एग्जाम्पल्स में देखिए, आप यहाँ पे दो इंक्लाइन प्लेन देख रहे होंगे। अगर यहाँ से मैं एक बॉल डालूँ इंक्लाइन प्लेन पे तो ये डायरेक्ट नीचे जाके यूपर जाएगी। ये जितना यहाँ पे फोर्स लगाएगी उतना, मतलब जितना ये यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगी उतना टाइम टेकन करके यहाँ पे भी करेगी, है ना, यूनिफॉर्म मोशन में। सो ये एक एग्जांपल हो गया। न्यूटन ने ऐसे ही इस लॉ को डिराइव किया था कि अगर उसने दो इंक्लाइन प्लेन रखी और वहाँ पे एक बॉल को, स्टोन बॉल, कोई भी बॉल को वहाँ पे उसने रखा, और जब उसने उसको एक लाइन प्लेन पे छोड़ा तो वो जो बॉल थी वो मूव करके यहाँ पे जितना डिस्टेंस, यहाँ पे जो पोजीशन पे थी वो यहाँ से मूव करके उसी पोजीशन पे आ रही थी। जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे तब तक वो ऐसे ही अपने पोजीशंस पे नीचे से इंक्लाइन प्लेन से जाके यहाँ पे हो रही थी, और जब उस पर कोई फोर्स लगाया जा रहा था तो वो बॉल कहीं यहाँ आके रुक जा रही थी तो कहीं यहाँ आके। ओके, तब इसके एग्जांपल्स पे चलते हैं। एग्जांपल्स में हो गया वेयरिंग अ सीट बेल्ट इन अ कार वाइल ड्राइविंग। ठीक है, आप सीट बेल्ट पहनते हो, ठीक है, वो सीट बेल्ट कब तक रेस्ट पे रहते हैं? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो वो हमें दोबारा हमारे रेस्ट पोजिशन पर ला देते हैं, है ना। तो अब अ स्टोन इन द ग्राउंड इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। पत्थर स्टेट ऑफ रेस्ट कब तक रहेगा? जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। तो ये भी एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल्स हो गया। ठीक है, थर्ड कि अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, कोई भी उस पर फोर्स एक्ट जब तक नहीं होगा बुक पे तो बुक मूव नहीं करेगी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो कब तक मूव करेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। क्रिकेट बॉल देख लो, अगर क्रिकेट बॉल से आप क्रिकेट करते हो तो वो जो बॉल है वो कहाँ जाके रुकती है? अगर कहीं पत्थर आ जाए वहाँ, या फिर कोई मिट्टी का गड्ढा हो वहाँ पे जाके गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर वो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है, इसकी वजह से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मूविंग में कब तक रहेगा? जब तक उस पर कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया जाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ को कहते हैं। एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी है, चाहिए तो आप ये लिख सकते हैं। तो इनर्शिया एक बार वापस बता देती हूँ। इफ़ अ ऑब्जेक्ट इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू बी रिमेन एट रेस्ट, इफ़ इट इज़ मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव कब तक करेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बिलो, आई विल क्लियर इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो अब चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। सो गाइस, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, बेसिकली इसमें यही बताया है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनबैलेंस फोर्स के होता है, जो उसके डायरेक्शन पे डिपेंड्स करता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? जो मास और वेलोसिटी का
मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर हमें कोई कार की वेलोसिटी अगर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमें कोई उससे ज़्यादा रहेगी हमेशा, ठीक है। तो हमारा जो पहले तो हम इसको क्लियर करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, इसका एग्जांपल बताती हूँ। कोई फील्डर है, जब वो बॉल कैच करता है तो वो अपना हाथ पीछे लेकर कैच करता है। क्यों? क्योंकि जो वो बॉल आती है वो बहुत हाईली वेलोसिटी से आती है, ठीक है, और उस पर फोर्स भी उतना ही रहता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही वही बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली तो नहीं है। तो डायरेक्टली तो जितना फोर्स रहेगा उतना मोमेंटम भी रहेगा। तो जो उस वेलोसिटी के साथ वो बॉल आएगी, फोर्स के साथ आएगी, जब वो उसको पीछे करेगा तो उस पर उसके प्लाम को हर्ट नहीं होगा। जब भी कोई फील्डर बॉल कैच करता है तो जब भी तो उस पर उसके पास हाई वेलोसिटी होगी तो उसका जो प्लाम है वो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए वो हमेशा हाथ नीचे करके करता है कि जो वो वेलोसिटी से आ रही है वैसे जब नीचे जाएगी तो वो उसकी सडनली जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होके 0 पे चली जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। इससे जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जब वो फोर्स नीचे लगाएगा तो उसका जो मोमेंटम है वो कम हो जाएगा और फोर्स भी ज़्यादा अप्लाइड नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि वो फील्डर को उसके चोट पे उसके हाथ पे उसे चोट नहीं लगेगी। तो इसीलिए यही बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिया, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर आपको नहीं समझ आए तो कमेंट बिलो, तो आई विल मेक यू एक्सप्लेन अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको इस फोर्स के फॉर्मूले का ड्यूरेशन चाहिए कि कैसे बना, तो फिर मेरे को कमेंट बिलो करना, मैं उसे बताऊंगी। अब चलते थर्ड लॉ पे। सो थर्ड लॉ में बताया है कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसको आप देख के समझ गए होगे। इसके एग्जांपल्स दे तो अगर आप कोई बोट पे चढ़ रहे हो, ठीक है, एक पैर आपका उसके बोट के कॉर्नर पे है और दूसरा जहाँ पे जो सरफेस पे आप अपना मतलब चलना चाहते हो, मतलब अभी ये पानी के बीच का गैप और ये बोट, ठीक है, यहाँ पे एक पैर आपका है और एक पैर यहाँ पे आपका है, ठीक है, आपका ये पैर है। तो जितना फोर्स आप यहाँ पे लगाओगे ना उतना फोर्स आपको यहाँ पे एक्ट होगा। इसलिए अगर कोई भी इंसान अगर चलता है, अगर उसका एक पैर यहाँ पे है, तो ये जो आप एक्शन कर रहे हो, ठीक है, ये जब आप अपना पैर यहाँ पे रख रहे हो तो इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जितना फोर्स लगाओगे वहाँ पे इतना फोर्स लगेगा। एग्जांपल में आ जाएगा बॉल को अगर हम फेंकते हैं तो जितने एक्शन से हम उसको फेंकते हैं उतना ही उसका रिएक्शन हमें वापस मिलता है, उतना ही फोर्स से वो वापस आती है, ठीक है। वैसे ही इस बोट का है, जितना फोर्स आप ये वाले लेग पे लगाओगे उतना यहाँ पे भी लगेगा, इससे गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया हो। बहुत सिंपल है गाइस। एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन में हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है, ठीक है। अगर समझो आप कोई वॉल को पुश कर रहे हो तो आपको मतलब हिट कर रहे हो, तो जितना एक्शन आप वहाँ पे लगाओगे उतना ही रिएक्शन आपके थंब पे आपको मिलेगा जिससे आप मारोगे, ठीक है गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ पुट अ थम्स अप। इफ़ यू आर न्यू, subscribe my channel, don't forget to share it, okay guys। so अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।